स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। आज के लेक्चर में हम जो है प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास यानी पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारा साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो साउदर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है उसकी जो मैक्सिमम जानकारी है यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउदर्न इंडिया वो हमको मिलती है संगम पीरियड से, यानी जो संगम लिटरेचर हमारे पास है वहां से हमको जानकारी मिलती है। तो ये जो है आपका ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको तमिलकम भी कहा जाता है, तमिलकम या तमिलकम, ठीक है ना। इट्स एन रीजन कॉल तमिलकम, ओके। अब हम बात करें हिस्ट्री ऑफ तमिलकम। मैक्सिमम जो सोर्स हैं वो हमें मिलते हैं संगम लिटरेचर से। संगम लिटरेचर जो हैं आपके कहां से मिलते हैं? संगम लिटरेचर से। ये आपके जो संगम लिटरेचर हैं ये आपके 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए हैं। तो मैं यहाँ पे इसका टाइम लिख देता हूँ। इट्स एन 5th सेंचुरी BC to 2nd सेंचुरी BC, ओके। अब हम आगे चलते हैं। इस टाइम पे लिखे गए हैं। देखो संगम होता क्या है। संगम का मीनिंग होता है समिट यानी सम्मेलन, जिसका मीनिंग होता है समिट या सम्मेलन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मेलन, राइट। अब हम बात करें तो क्या था कि हमारे जो साउथ इंडिया के जो किंग थे चेर चोल पांड्य, तो ये ना जितने भी संगम हुए हैं वो पांड्य जो किंग्स हैं आपके उन्हीं के रूलिंग टाइम में हुए हैं। देखो ये पार्ट पड़ता है आपका साउदर्न इंडिया, ये ऐसे, ठीक है। अब इनको यहाँ पे जो आपका जो ये एक क्षेत्र पड़ता है और ये एक रीजन है और ये एक रीजन है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये आपकी है चेर डायनेस्टी, ये है आपका और ये है आपका चोल, और ये इधर वाला है आपका, ये है आपका पांड्य डायनेस्टी, पांड्य, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे जो है टोटल 3 समिट यानी 3 संगम हुए हैं, और तीनों संगम जो हैं आपके पांड्य शासकों के कार्यकाल में ही हुए हैं। तो ये जो सम्मेलन हुए हैं इन द शेल्टर ऑफ पांड्या किंग्स, इन द शेल्टर ऑफ पांड्या किंग्स, यानी पांड्य राजाओं के संरक्षण में हमारे सम्मेलन हुए हैं। टोटल जो है आपके 3 सम्मेलन हुए हैं, 3 समिट हुए हैं, जिनको हम संगम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट संगम की, ठीक है। तो पहला जो संगम है आपका वो अगस्त्य मुनि जो थे, साउथ इंडिया के प्रसिद्ध स्कॉलर थे, उनकी जो है अध्यक्षता में हुआ और पांड्य शासकों के शासनकाल में हुआ। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट संगम या समिट, ठीक है। तो फर्स्ट संगम की अगर हम बात करें, ये एक स्कॉलर थे आपके अगस्त्य ऋषि, इनकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया, और पांड्य शासकों की एक राजधानी थी, कैपिटल जिसको बोलते हैं मदुरै, मदुरै में हुआ, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट संगम है इसमें जो है टोटल 549 मेंबर्स यानी 549 सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो जो टोटल जो मेंबर्स थे, इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, टोटल मेंबर्स ये थे 549, ठीक है। यानी नियर अबाउट 549 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। अगर हम पांड्या शासकों की बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ 89 पांड्या किंग्स, 89 पांड्या किंग्स, राइट। अब इसमें था क्या कि संगम के अंदर जितने भी जो है तमिल टेक्स्ट के स्कॉलर थे तो वो सभी ने इसमें हिस्सा लिया, और जो उनकी जो संख्या थी वो तकरीबन 4499 यानी 4499 इसमें ऑथर्स जो थे उन्होंने हिस्सा लिया। ऑथर्स यानी जो लेखक थे जो तमिल टेक्स्ट को समझते थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो फर्स्ट संगम है आपका, इसमें एक तमिल टेक्स्ट लिखा गया, ठीक है, जिसको हम तोलकापियम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है फर्स्ट संगम का। तो इसमें यहां लिख देता हूं, एक टेक्स्ट लिखा गया था फर्स्ट संगम में, तोलकापियम, ठीक है। ये क्या था? तमिल टेक्स्ट था, तमिल लैंग्वेज टेक्स्ट, सॉरी ग्रामर टेक्स्ट, तमिल ग्रामर टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या है कि इसको जो लिखने का श्रेय जाता है वो इनके एक शिष्य थे जो आपके ऋषि अगस्त्य हैं, जिनका नाम था तोलकापियर। इनको कहा जाता था तोलकापियर, इनके एक शिष्य थे तोलकापियर। ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर बता देता हूं। फर्स्ट संगम जो है प्रिसाइडेड बाय द अगस्त्य मुनि इन द वेन्यू ऑफ मदुरै, टोटल मेंबर्स ऑफ 449 यानी 549 सदस्य, इन द प्रेजेंस ऑफ 89 पांड्या किंग्स, 89 पांड्या राजाओं के उपस्थिति में इसको कराया गया। एक तमिल टेक्स्ट लिखा गया इस संगम में जिसका नाम था तोलकापियम। ये तमिल ग्रामर टेक्स्ट है और इसको लिखने का जो श्रेय जाता है जो ऋषि अगस्त्य हैं उनके शिष्य हैं तोलकापियर। ये बात है फर्स्ट संगम की। अब हम चलते हैं सेकंड संगम पे, ठीक है। तो सेकंड जो संगम है आपका, सेकंड संगम भी आपका अगस्त्य मुनि की अध्यक्षता में कराया गया, सेकंड संगम, ठीक है। तो इसमें भी जो है इसको भी प्रिसाइड किया था अगस्त्य मुनि ने, ठीक है। जगह यानी वेन्यू थी कपाटपुरम, ठीक है। तो अगस्त्य मुनि की अध्यक्षता में कपाटपुरम नामक स्थान पर द्वितीय संगम का आयोजन किया गया। इसमें टोटल 59 मेंबर्स ने हिस्सा लिया, टोटल 59 मेंबर्स, ठीक है। अगर हम ये भी आपका जो है पांड्य शासकों के संरक्षण में ही कराया गया, तीनों आपके पांड्य शासकों के संरक्षण में ही कराया जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ 59 पांड्या किंग्स या पांड्या रूलर्स, ठीक है। तो 59 पांड्या किंग्स के उपस्थिति में द्वितीय संगम का आयोजन कराया गया। अगर इसमें हम जो है ऑथर्स की बात करें तो टोटल 3700 ऑथर्स ने इसमें हिस्सा लिया, यानी 3700 लेखकों ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये बात है आपकी द्वितीय संगम की। इसमें क्या था कि अब हम थर्ड संगम पे चलते हैं। थर्ड जो संगम है आपका, थर्ड संगम की हम बात करें तो ये नक्कीरर की अध्यक्षता में कराया गया, तो इन द प्रिसाइडेड ऑफ नक्कीरर, ठीक है। अब ये जो नक्कीरर है इन्होंने इसका आयोजन दोबारा फिर वहीं पे किया था मदुरै में, मदुरै। इसमें भी जो है टोटल 49 मेंबर्स थे, ठीक है। 49 मेंबर्स के साथ साथ इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ 49 पांड्या किंग्स, इन द प्रेजेंस ऑफ 49 पांड्या किंग्स, यानी
49 पांड्य राजाओं के संरक्षण में कराया गया। अगर टोटल नंबर ऑफ पोएट्स या ऑथर की बात करें तो 449, यानी 449 इसमें जो है पोएट्स और ऑथर थे, पोएट्स एंड ऑथर। ठीक है, तो ये तीनों संगम हुए। तीनों संगमों में जो है कुछ जो है बुक्स लिखी गई, एपिक्स लिखे गए, और वहीं एपिक्स हमें जानकारी देते हैं पेनिनसुलर इंडिया के जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में, यानी प्रायद्वीप या भारत का प्राचीन इतिहास हमें जो जानकारी मिलती है वो संगम साहित्य से ही मिलती है। अगर हम बात करें संगम साहित्य की तो इसलिए हिस्ट्री में इसको जो संगम काल यानी संगम पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से आपके एपिक हैं जो इस काल में लिखे गए हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं मेजर लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड। मेजर लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड। ठीक है, तो संगम काल के प्रमुख साहित्य, वो साहित्य यानी लिटरेचर कौन कौन से थे उन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है तोल्कापियम का। ठीक है, फर्स्ट है आपका तोल्कापियम। तोल्कापियम क्या है? ये एक आपका तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, यानी तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, इट्स अ तमिल ग्रामर टेक्स्ट। ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं तोल्कापियर। ये जो तोल्कापियर हैं ये आपके अगस्त्य मुनि के शिष्य माने जाते हैं, इन्होंने ये टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद चलता है आपका तिरुक्कुरल, सेकंड है आपका तिरुक्कुरल। ठीक है, इसको शॉर्ट में कुरल भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तिरुक्कुरल या कुरल, ये क्या है आपका? ये तमिल क्लासिक लैंग्वेज टेक्स्ट है, यानी तमिल शास्त्रीय भाषा का एक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये क्या है? तमिल क्लासिक लैंग्वेज टेक्स्ट इसको कहते हैं। शास्त्रीय भाषा, तमिल की जो शास्त्रीय भाषा है उसके बारे में ये ग्रंथ लिखा गया है। इसके जो राइटर हैं वो तिरुवल्लुवर माने जाते हैं, तिरुवल्लुवर। इसको लिख देता हूं, ये आपके हैं तोल्कापियम, तोल्कापियर, और ये हैं आपके तिरुवल्लुवर। ठीक है, ध्यान रहे ये क्या है? तमिल क्लासिक लैंग्वेज टेक्स्ट है। उसके बाद चलता है आपका अहनानुरु। इसको इंग्लिश में जो है ना अकानानुरु बोलते हैं, और कभी कभी इसको अहनानुरु भी कह देते हैं। ठीक है, अहनानुरु अकानानुरु दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये जो अहनानुरु है ये आपका पोएटिक वर्क है, यानी ये आपका कविता का संग्रह है, इसमें पोएटिक वर्क हुआ है। इट्स एन पोएटिक वर्क टेक्स्ट, राइट। ठीक है, कविताओं का संग्रह इसको कह सकते हैं। और इसके जो राइटर हैं वो रुद्र शर्मन माने जाते हैं, रुद्रा शर्मन। तो मैं यहां लिख देता हूं रुद्र शर्मन। तो ध्यान रहे ये तीनों जो हैं आपके, ये आपके जो है ना तीनों पोएटिक वर्क में लिखे गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट आता है आपका शिवका चिंतामणि, जिसको हम जीवक चिंतामणि बोल देते हैं। फोर्थ आता है आपका शिवका
चिंतामणि, इसको हम हिंदी में कभी कभी जीवक चिंतामणि भी बोल देते हैं, चिंतामणि। ठीक है, हिंदी में बोला जाएगा आपका जीवक चिंतामणि। ठीक, तो जो ये जीवक चिंतामणि है ये एक इपिक है जिसको हम महाकाव्य कहते हैं। इसमें क्या है कि जीवक नाम का एक करैक्टर है, ठीक है, एक पात्र है, तो उसके ऊपर उसको इसमें जो है ना इसका हीरो माना गया, यानी नायक माना गया है जीवक को। ठीक है, तो ये जीवक के करैक्टर पे है, करैक्टर ऑफ जीवक, जीवक, ठीक है ना, और इसको नायक माना गया है इसमें। ठीक है, इस पूरे इपिक का यानी महाकाव्य का नायक जो है वो जीवक है। इसको लिखा है तिरुतक्कातेवर ने, तिरुतक्कातेवर। ठीक है, तो ध्यान रहे इसको किसने लिखा है, तिरुतक्कातेवर ने लिखा है। तो ये आपका इपिक माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट है आपका शिलप्पाधिकारम बोलते हैं जिसको। शिलप्पाधिकारम हिंदी में भी लिख देता हूं, शिलप्पाधिकारम बोला जाता है इसको, शिलप्पाधिकारम। तो बात करें, ये भी आपका एक इपिक है, इपिक यानी महाकाव्य है। ठीक है, तो ये संगम साहित्य का जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट इपिक माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इपिक माना जाता है। ये भी आपका पोएटिकल वर्क है, ये भी पोएटिक वर्क है जिसको लिखा है आपका इलैंगो आदिगल ने, इलैंगो आदिगल, यहां पे लिख देते हैं इलैंगो आदिगल। ठीक है, तो ध्यान रहे शिलप्पाधिकारम एक इपिक है, पोएटिक वर्क माना जाता है, और इलैंगो आदिगल इसके क्या है, ये इसके ऑथर है। ठीक है, ये ऑथर माने जाएंगे शिलप्पाधिकारम के। उसके बाद आता है आपका मणिमेखलाई, जिसको मणिमेखलाई भी बोल देते हैं। मणिमेखलाई, जिसको हिंदी में बोला जाता है मणिमेखले। ठीक है, मणिमेखले भी आपका एक इपिक है यानी महाकाव्य है मणिमेखले। तो इसके में हम क्या करते हैं, जो मणिमेखले है ये तमिल बुद्धिस्ट एक कहानी है। ठीक है ना, क्या है ये, तमिल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कहानी संग्रह है। कहानी कहती क्या है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें आपके कोवलन और माधवी नाम के दो एक युवक और युवती हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। कोवलन लिख देता हूं, ठीक है, और दूसरा है माधुरी। ठीक है, ये कपल शादी कर लेता है और इनको एक पुत्री होती है। ये जो पुत्री होती है, ठीक है, इसी को इसमें मेन कैरेक्टर माना गया है, मेन कैरेक्टर यानी। ठीक है, तो ये तमिल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। कोवलन और माधवी नाम का एक कपल है जिनकी एक पुत्री होती है, और इसको मेन कैरेक्टर माना गया है आपके मणिमेखले के अंदर। ठीक है, अगर इसके हम राइटर की बात करें तो इसके राइटर है सीतालाई सतनार। सतनार लिख देता हूं यहां पे, शीतले सतनार। ठीक है, ये इसके राइटर हैं। तो ये है, ये भी एक इपिक है, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या है, इपिक है ये भी एक। ये क्या है, इपिक है, ध्यान रहे, इपिक यानी महाकाव्य, यहाँ पे लिख देता हूं, ये भी आपका महाकाव्य है एक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका मरुगत्रुपदाई।
मरुगर्रु पदाई। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी आपका एक इपिक यानी महाकाव्य है। ठीक है, तो ये इपिक क्या है, ये पोएटिकल वर्क है, इसके अंदर भी इपिक है ये। ठीक है, क्या है, पोएटिकल वर्क है। और इसके जो राइटर हैं वो उस टाइम के सबसे फेमस ऑथर हैं नक्कीरर। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में संगम भी हुआ था, तो नक्कीरर माने जाते हैं। ठीक है, तो कौन है, नक्कीरर हैं। तो ये भी एक इपिक है यानी महाकाव्य। ये थे हमारे जो मुख्य साहित्य हैं उस टाइम के, यानी मेजर लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड हैं, उनके बारे में मैंने जानकारी दी है। अब इन्हीं साहित्यों से हमें जो हमारे जो साउथ इंडिया के जो प्राचीन भारत के जो राजा हैं उनके घटनाओं के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब वो जो उस टाइम के जो किंग्स रहे हैं उनके बारे में जानकारी हम नेक्स्ट सेगमेंट में स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम इसमें उन किंग्स के बारे में जो है जानकारी लेते हैं, वो कौन कौन से किंग्स रहे हैं, कौन कौन सी डायनेस्टीज रही हैं जिन्होंने रूल किया है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया पर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ संगम पीरियड। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ संगम पीरियड। संगम पीरियड यानी संगम काल का राजनैतिक इतिहास। राजनैतिक इतिहास क्या रहा है वो हम अब देखेंगे इसमें, राजनैतिक इतिहास। ठीक है, देखो राजनैतिक इतिहास की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि तीन नीचे वाला जो पार्ट होता है इंडिया का उसमें तीन डायनेस्टी थी, चेरा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी। तो तीनों को मैं यहां लिख लेता हूं। तीन डायनेस्टी थी। नंबर 1 चेर डायनेस्टी, और सेकंड आपका चोल डायनेस्टी, और थर्ड है आपका पांड्या डायनेस्टी। और मैंने बताया है आपको जो आपका संगम लिटरेचर्स हैं जो लिखे गए हैं वो केवल और केवल पांड्या डायनेस्टी के रूलिंग टाइम में ही लिखे गए हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे आपके संगम लिटरेचर लिखे गए हैं। तो पूरा श्रेय जो है संगम लिटरेचर के लिए पांड्या डायनेस्टी का है। ठीक है, तो पांड्या शासकों को पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने संगम लिटरेचर को संकलित यानी संगम साहित्य के ग्रंथों को संकलित करवाया। अब हम इसमें फर्स्ट ले लेते हैं चेर डायनेस्टी। फर्स्ट है आपका चेर डायनेस्टी। चेर डायनेस्टी यानी चेर वंश या राजवंश। ठीक है, अब चेर वंश की हम बात करें तो ये था कहां, मैंने अभी मैप बनाया था, मैप में जो है ना चेर इधरली साइड था, यानी आपका कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट और नॉर्दर्न जो है उस टाइम का आज का केरल है, उस टाइम का त्रावणकोर बोला जाता है उस स्टेट को, तो त्रावणकोर, और इनका जो रूल था वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका पर भी था। मैं इधर मैप के माध्यम से आपको बता देता हूं। ये आपका पड़ता है चेर डायनेस्टी। ठीक है, और ये है श्रीलंका इधर। ठीक है, तो श्रीलंका का भी ये नॉर्दर्न पार्ट इनके रूलिंग एरिया में आता था, रूलिंग रीजन में आता था। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, और ये मिलके बनता था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो इसमें आते हैं आपके कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, नॉर्दर्न त्रावणकोर, उत्तरी त्रावणकोर जिसको बोलते हैं, और आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ये इसके अंदर इतना ये इनका टेरिटरी था।
ये इनकी टेरिटरी थी। ठीक है, अब हम इनकी बात करें, इनका जो राजकीय चिन्ह जो था यानी सिंबल जो था वो धनुष था, बो जिसको बोलते हैं धनुष। ठीक है, इनका राजकीय सिंबल धनुष था। तो ये इनकी टेरिटरी थी, ये टेरिटरी है। ठीक है, ये चेर चोल पांड्य की टेरिटरी मानी जाती है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं चेर डायनेस्टी के जो रूलर्स रहे हैं उनके बारे में। यानी रूलर्स ऑफ चेर डायनेस्टी, रूलर्स ऑफ चेर डायनेस्टी। ठीक है, यानी चेर डायनेस्टी के शासकों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चेर डायनेस्टी में सबसे पहले आपका जो आता है वो उदयन चेरलानाथन आता है, पहला शासक। तो लिख लेंगे फर्स्ट शासक उदयन चेरलानाथन। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या है कि उदयन चेरल भी बोल देते थे। ठीक है, इसका नाम क्या था? उदयन चेरल। ठीक है, उदयन चेरल जो है आपका चेर डायनेस्टी का पहला शासक माना जाता है। और इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 130 BC यानी 130 ईसा पूर्व का टाइम इसका माना जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में बात करें तो। ठीक है, तो इसने जो है ना टाइटल, अगर इसके टाइटल की बात करें यानी उपाधियों की बात करें टाइटल, ठीक है, तो इसने अधिराज एक शब्द होता है, अधिराज। ठीक है, अधिराज की उपाधि ग्रहण की हुई थी। इस शासक की अगर मैं बात करूं तो ये ना जो है अपनी जो प्रजा है उसमें भोजन बांटने का काम करता था। तो इसको जो है ना भोजन देने वाला भी कहा जाता था। तो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द सिटीजन यानी प्रजा में भोजन बांटने के काम के लिए ये प्रसिद्ध है आपका उदयन चेरल नाम का शासक। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड आता है आपका नेंदु चेरल। सेकंड है आपका नेंदुम चेरलानाथन पूरा नाम है, चेरलाथन, जिसको हम हिंदी में नेंदु चेरल बोलते हैं, नेंदु चेरल। ठीक है, नेंदु चेरल की अगर हम बात करें तो ये जो आपका किंग है ये 138 CE टू 188 CE तक माना जाता है। ठीक है, तो ये 130 CE है, तो ये 138 CE सॉरी यानी 138 ईस्वी से 188 ईस्वी तक माना जाएगा। यानी 138 CE टू 188 CE यानी 138 ईस्वी से 188 ईस्वी तक का नेंदु चेरल का कार्यकाल माना जाता है। इसके भी टाइटल की बात करें तो इसने भी जो टाइटल अधिराज का टाइटल लिया हुआ था। ठीक है, तो टाइटल की बात करें तो टाइटल था अधिराज। और अधिराज के साथ साथ हमें तमिल ग्रंथों से ज्ञात होता है, तमिल टेक्स्ट से हमको जानकारी मिलती है कि इसने इमैया वरम्बन एक इनके यहाँ पे तमिल में टाइटल होता है वो भी लिया है, इमय वरम्बन। ठीक है, जिसका मीनिंग है इससे ही हमें ये पता होता है कि इसका जो टेरिटरी है वो केरल से लेकर हिमालय तक यानी संपूर्ण भारत पर इसका जो है रूल था। तो इसकी जो ये कहता है कि जो टेरिटरी है वो हिमालय टू केरला। ठीक है, यानी कंप्लीट इंडिया पर जो है इसने रूल किया था, ये इसके टाइटल से हमें ज्ञात होता है। आगे चलते हैं। ये जो आपके नेंदु चेरल हैं
इनके बारे में हम बात करें तो इसने डिफीट किया था पांड्य शासकों को, और साथ ही इसने डिफीट किया था जो ग्रीक्स उस टाइम पे आए थे, ग्रीक्स यानी यवन जिनको बोलते हैं, उनको इसने डिफीट किया था। तो he defeated to the ग्रीक्स जिनको हम यवन बोलते हैं, यानी यवनों को इसने हराया, ऐसा हमें संगम लिटरेचर से पता चलता है। नेंदुम चेरल ने यवनों को हराया था। यवन जो है इन्वेडर्स हैं, कई बार जो है इंडिया पर जो है इन्होंने इन्वेड किया, तो इनके इन्वेजन को रोकने के लिए जो हमारे अधिकांश रूलर हैं वो इनसे जो है लड़ते रहते थे, और इसने नेंदु चेरल ने माना जाता है कि इसने यवनों को हराया था। तो ये थी जानकारी आपकी नेंदु चेरल के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो आएगा आपका सेन कुट्टुवन एक शासक है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, सेना कुट्टुवन या सेन गुट्टन भी इसको बोलते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेन कुट्टुवन। इसको हिंदी में सेन गुट्टुवन बोलते हैं, ठीक है, सेन गुट्टुवन, राइट। सेन गुट्टुवन की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 188 सी से 243 सी माना जाता है। 188 सी टू 243 सी, यानी 188 ईस्वी से 243 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है, टाइम पीरियड है इसके रूलिंग का। तो जो ये सेन गुट्टुवन है, इनको क्रेडिट जाता है, ये कावेरी नदी के पास इन्होंने जो है ना जो कनग्गी वर्शिप है उसको लागू करने के लिए जाना जाता है। कनग्गी है क्या? कनग्गी वर्शिप या कणगी पूजा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये इसको पतिनी पूजा भी बोला जाता है। कणग्गी एक्चुअली जो है आपका जो ग्रंथ है शिल्पाधिकारम, उसमें जो है एक करेक्टर है, वो एक रानी है। तो यहाँ से इस पूजा यानी सेंट्रल करेक्टर ऑफ जो है शिल्पाधिकारम माना जाता है। ये कणगी रानी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्त्रियों का जो स्त्रियों के साथ जो व्यवहार था यहाँ का वो अच्छा था। तो ये वर्शिप इन्होंने स्टार्ट की थी, कणगी पूजा, ठीक है। तो he started a worship कणग्गी वर्शिप, जिसको हम कणग्गी बोलते हैं, कणग्गी वर्शिप। तो मैंने अभी बताया है जो कणग्गी है ये रानी है, ठीक है, क्वीन है, तो इनको रानी कणग्गी भी कहा जाता है। और शी वाज द सेंट्रल करेक्टर ऑफ शिलप्पाधिकारम। शिलप्पाधिकारम क्या है आपका? ये एक इपिक टेक्स्ट है। क्या है? इपिक टेक्स्ट, जो मैंने अभी बताया था। तो उसमें सेंट्रल करेक्टर यानी मुख्य करेक्टर मानी जाती है रानी कणग्गी, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपकी चेर डायनेस्टी के बारे में। चेर के बाद हम बात करें तो आते हैं आपके चोल डायनेस्टी। तो मैं यहां ऐसे कर देता हूं और ये बनता है आपका चोल डायनेस्टी का मैप, ठीक है। तो इधर वाले हैं आपके चोल, ये मैं लिख देता हूं चोला डायनेस्टी। इसको भी लिख देता हूं, ये कौन है? पांड्यंस या पांड्या डायनेस्टी। ये आपके पांड्या डायनेस्टी है, ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे चोल डायनेस्टी के बारे में। चोल डायनेस्टी
यानी चोल वंश, ये चोल राजवंश जिसको कहते हैं। अब ये चोल डायनेस्टी जो है आपके पेनिनसुलर इंडिया का दूसरा पावरफुल डायनेस्टी माना जाता है। अगर इनका टेरिटरी की बात करें तो साउदर्न इंडिया में आपके जो है पेन्नार और वेलारू नाम की दो रिवर्स हैं, उनके बीच का जो पड़ता है दोआब जिसको बोलते हैं, वहां पे इनका जो है शासन था, यानी इनकी गवर्नमेंट थी। तो इनकी टेरिटरी की बात करें तो आपकी पेन्नार, वेलारू, रिवर दोआब, ठीक है, ये इनका टेरिटरी है। एक ही लाइन में पूरा हो जाता है, नहीं पेन्नार और वेलारू रिवर के बीच का जो एरिया है वो इनकी टेरिटरी मानी जाती है चोल डायनेस्टी की, ठीक है। अगर इनके सिंबल की बात करें तो सिंबल इनका है टाइगर। सिंबल क्या है इनका? टाइगर। टाइगर किसको बोलते हैं? बाघ को, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे अपना रीजन बनाया और अपनी जो कैपिटल है वो उरैयूर को कैपिटल बनाया इन्होंने। तो इनकी कैपिटल की बात करें, कैपिटल है इनकी उरैयूर। उरैयूर इनकी कैपिटल मानी जाती है चोल डायनेस्टी की। तो ये चोल डायनेस्टी के बारे में जानकारी है। अगर हम चोल डायनेस्टीज के जो किंग्स यानी रूलर्स रहे हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करें तो सबसे अर्लीस्ट हमको जो जानकारी मिलती है वो एलारा की मिलती है। एलारा से पहले हमें तमिल टेक्स्ट में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एलारा से। तो जो फर्स्ट किंग है आपके चोला डायनेस्टी के वो है एलारा, ठीक है, एलारा। तो एलारा वाज द अर्लीस्ट नोन चोल किंग एंड कंक्वायर्ड श्रीलंका। ऐसा माना जाता है कि एलारा जो है ना ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने चोल डायनेस्टी में श्रीलंका को भी जो है एनेक्स किया, यानी अपने अधीन किया, ठीक है। तो ये हुआ एलारा वाज द फर्स्ट किंग known as who conquered श्रीलंका। इन्होंने श्रीलंका को जो है अधिग्रहण किया और उसको कंट्रोल करके 50 वर्षों तक लगभग शासन किया था। रूल्ड नियर अबाउट 50 ईयर्स, यानी 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। एलारा के बारे में ये जानकारी हमें संगम तमिल टेक्स्ट से मिलती है। इसके बाद दूसरे जो शासक आते हैं वो आते हैं आपके कारिकल। तो दूसरे शासक पे चलते हैं। दूसरे आते हैं चोल डायनेस्टी के कारिकल। सेकंड है आपके कारिकल। कारिकल की अगर हम बात करें तो 440 BC यानी 440 BC यानी 440 ईसा पूर्व में इनका जो है शासन रहा है चोल डायनेस्टी का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो आपके नंगूर की जो प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस ऑफ नंगूर हैं, जिनका नाम था आपका वेलीर, उनसे शादी की थी। तो एक प्रिंसेस है वेलीर, लिख देता हूं वेलीर। तो इनसे इन्होंने क्या किया था, ये थी प्रिंसेस ऑफ नंगूर, प्रिंसेस ऑफ नंगूर, ठीक है। मैरिड टू कारिकल, मैरिड टू कारिकल, यानी प्रिंसेस ऑफ नंगूर से कारिकल ने शादी किया था, ऐसा हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद
इनके कार्यकाल में एक जो है वॉर हुई जिसको बैटल ऑफ वेनी कहते हैं। बैटल ऑफ वेनी में क्या होता कि ये जो तीनों है आपके चेर चोल पांड्य, ये आपस में इन्होंने लड़ाई की थी, बैटल ऑफ वेनी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये कारिकल जो आपके चोल डायनेस्टी के किंग है, इन्होंने आपके पांड्या एंड जो चेराज हैं इन दोनों को डिफीट किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उसको क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ वेनी। तो बैटल ऑफ वेनी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, बैटल ऑफ वेनी। तो इसमें आप इस जो ये कारिकल हैं इन्होंने डिफीट किया था आपके, डिफीटेड टू चेराज एंड पांड्याज, चेराज एंड पांड्याज, यानी जो आपके पांड्य हैं और जो चेर हैं दोनों को हराया था बैटल ऑफ वेनी में आपके कारिकल जो रूलर हैं चोला डायनेस्टी के। राइट, आगे चलते हैं। देखो ये जो आपके कारिकल हैं ये हार्डकोर ब्राह्मणिकल फेथ को फॉलो करने वाले थे। ठीक है, तो इनके ये जो मान्य थे ब्राह्मण धर्म को के कट्टर समर्थक थे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिकल फेथ, फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिकल फेथ, यानी ब्राह्मणिकल फेथ के ये कट्टर फॉलोअर माने जाते हैं आपके कारिकल। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि जो कावेरी रिवर इनके रीजन में पड़ती थी, कावेरी रिवर पर इन्होंने जो है ना फ्लड बैंक्स यानी बाढ़ को रोकने के लिए जो बैंक किनारा जिसको कहते हैं या पुस्ता कहते हैं वो बना देते हैं, वो इनको बनाने का क्रेडिट जाता है। तो कावेरी रिवर पर इन्होंने क्या बनाया, फ्लड बैंक्स। ठीक है, फ्लड बैंक्स ये बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया जाता है, फ्लड्स को रोकने के लिए। ठीक है, इसको हिंदी में हम जो है पुस्ता या किनारा कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनको क्रेडिट जाता है कि कावेरी रिवर पर इन्होंने फ्लड बैंक्स का निर्माण करवाया। तो ये जानकारी थी आपकी कारिकल के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है चोल डायनेस्टी में नेक्स्ट आते हैं आपके पांड्या डायनेस्टी। ठीक है, तो हम डाल देते हैं थर्ड पांड्या डायनेस्टी। ये रीजन है आपका पांड्या डायनेस्टी वाला। ठीक है, जो मैंने आपको मैप में समझाया है। तो पांड्या डायनेस्टी हम डाल लेते, थर्ड आपका पांड्या डायनेस्टी। तो पांड्या जो डायनेस्टी है इनको क्रेडिट जाता है पांड्या राजवंश, संगम साहित्य की रचना इन्हीं शासकों के कार्यकाल में ही, तीनों संगम फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीन संगम हुए हैं वो इन्हीं के शासन काल में है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर हम पांड्यंस की बात करें, ठीक है, तो इनको जो है पांड्याज ऑफ मदुरई भी कहा जाता था, तो ऑल्सो नोन एज पांड्याज ऑफ मदुरई, तो ऑल्सो नोन एज पांड्याज ऑफ मदुरई। ठीक है, यानी मदुरै के पांड्य हिंदी में कहा जाता है, मदुरै के पांड्य। ठीक है, सबसे एंशिएंट जो है तमिल डायनेस्टी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर यानी थर्ड सेंचुरी बीसीई से लेकर फोर्थ सेंचुरी बीसीई से लेकर थर्ड सेंचुरी बीसीई तक लगभग इन्होंने शासन किया। तो मैं इनका टाइम पीरियड लिख देता हूं यहाँ पे, ये लगभग फोर्थ बीसीई टू थर्ड बीसीई यहां तक ये जो है माने जाते हैं। हम यहाँ पे पांड्यन डायनेस्टी के बारे में जानकारी ले रहे हैं और केवल एंशिएंट इंडिया के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये डायनेस्टी आपकी आगे भी चलती हैं, जैसे चोल हैं वे आगे भी चलते हैं, लेकिन वो दैट वाज द पार्ट ऑफ मेडिवल इंडिया। अभी हम एंशिएंट इंडिया की ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी जो था जो टेरिटरी थी, ये मदुरई, तिरुनेलवेली, त्रावणकोर तक इनका जो है शासन था। ठीक है, अगर इनकी एक्सटेंसिव टेरिटरी की बात करें, एक्सटेंसिव टेरिटरी
तो ये प्रारंभ होती है इनकी जो मदुरै, यानी मदुरै इनकी क्या है, राजधानी है मदुरै। ठीक है, मदुरै के बाद आता है इनका तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली, थर्ड त्रावणकोर। देखो त्रावणकोर क्या है, वो आपका मॉडर्न यानी वर्तमान जो है केरल स्टेट आपका त्रावणकोर कहलाता है। ठीक है, लिख देता हूं। और नेक्स्ट इन्होंने क्या था कि साउदर्न पार्ट ऑफ, सॉरी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ये भी इनके अंडर आता था। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ये इनकी टेरिटरीज थी। ठीक है, पांड्यंस की अगर हम बात करें तो जो पांड्याज हैं, मदुरै जो इनकी कैपिटल थी, ठीक है, तिरुनेलवेली, त्रावणकोर जिसको हम केरला कहते हैं, और आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, यानी ये वाला पार्ट अब जो है पांड्यों के अधीन रहा है, ये वाला भी। तो हम बात करें आगे, अगर हम संगम टेक्स्ट के अनुसार चलें तो संगम टेक्स्ट के अनुसार पहला जो पावरफुल किंग माना जाता है, यानी पहला जो किंग माना जाता है वो आपका नेडियान को फर्स्ट किंग माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट नेडियान वाज द फर्स्ट किंग ऑफ पांड्या डायनेस्टी। तो मैं यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट यानी संगम ग्रंथों के अनुसार या संगम साहित्य के अनुसार, ठीक है, नेडियान वाज द फर्स्ट किंग, यानी हमें संगम साहित्य में पहला जो शासक पाया जाता है, पहले शासक जिसका उल्लेख मिलता है वो है आपका नेडियान। मैं लिख देता हूं यहां पे नेडियान। ठीक है, तो पहला किंग है नेडियान। इससे ज्यादा जानकारी हमें संगम साहित्य में इसके बारे में नहीं मिलती है। हमें कंप्लीटली जो नॉलेज प्राप्त होती है पांड्य शासकों में, तो सबसे पहले जो शासक आते हैं वो आते हैं नेंदुजेलियन फर्स्ट। ठीक है, तो पहले शासक हैं इसके नेंदुजेलियन फर्स्ट, जिसको हम नेंदुजेलियन बोलते हैं, नेंदुजेलियन प्रथम। ठीक है, तो नेंदुजेलियन प्रथम यानी ही वाज द फर्स्ट पावरफुल किंग, फर्स्ट पावरफुल किंग ऑफ पांड्या डायनेस्टी, यानी पांड्य वंश का सबसे सर्वशक्तिशाली शासक माने जाते हैं आपके नेंदुजेलियन। ठीक है, तो पहले किंग है नेंदुजेलियन जो पांड्या डायनेस्टी के सबसे पावरफुल शासक हैं। इनके बारे में बात करें तो साउदर्न इंडिया में जो इंस्क्रिप्शन है, मंगुलम इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उन वहां पे भी जो है नेंदुजेलियन के नाम का उल्लेख मिलता है, यानी हमें पता लगता है कि नेंदुजेलियन नाम का कोई रूलर है जो साउदर्न इंडिया पर जिसने रूल किया। तो किस अभिलेख की बात की है मैंने बात की है मंगुलम इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये आपका मंगुलम इंस्क्रिप्शन यानी मंगुलम अभिलेख जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या कहता है मंगुलम इंस्क्रिप्शन? नेंदुजेलियन के बारे में, नेंदुजेलियन के बारे में हमें जानकारी देता है ये अभिलेख। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि इस अभिलेख में जो है किंग नेंदुजेलियन की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो दैट इज द ये मंगुलम इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखो ये जो थे इन्होंने वैदिक कल्चर जो है उसे बहुत ज्यादा प्रमोट किया, ऐसा माना जाता है कि साउथ इंडिया में जो वैदिक कल्चर को लेके गए थे, वो मैंने बताया था कि नॉर्दर्न इंडिया में जो आर्यन सिविलाइजेशन थी वहां से जो है वैदिक कल्चर स्प्रेड हुई और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पहुंची। ठीक है, तो उनमें कुछ ऐसे उन्हीं कुछ शासकों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रमोट किया, जिनमें से नेंदुजेलियन एक थे। इन्होंने वैदिक कल्चर को प्रमोट किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि खाली वैदिक कल्चर को ही प्रमोट किया, इन्होंने जैन कल्चर को भी साथ साथ प्रमोट किया। तो दोनों को प्रमोट करने का श्रेय जाता है नेंदुजेलियन को। राइट, आगे चलते हैं।
पांड्या डायनेस्टी में, ये मिटा देते हैं हम यहां तक। अब जो है नेक्स्ट जो चलते हैं आपके, तो मैंने बताया था कि इन्होंने दो कल्चर को प्रमोट किया। नेंदुजेलियन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला किसको प्रमोट किया और दूसरा किसको किया? पहला प्रमोट किया इन्होंने वैदिक कल्चर को, ठीक है। ये जो है ना स्वयं जो है फॉलोवर थे वैदिक कल्चर के, यानी ब्राह्मणिकल फेथ के ये जो है फॉलोवर थे, लेकिन इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी टेरिटरी के अंदर जैन धर्म यानी जैनिज्म को भी प्रमोट किया। तो वैदिक कल्चर एंड जैनिज्म ऑल्सो, ठीक है। ये जानकारी हमें कैसे मिलती है, कहां से मिलती है कि इन्होंने जैनिज्म को भी प्रमोट किया? तो ऐसा माना जाता है जो आपके जैन मॉन्क्स होते हैं उनके लिए इन्होंने स्टोन बेड यानी पत्थर के जो है बेड इन्होंने बनवाए थे, ऐसे हमें जो है मंगलम अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो ही मेड ए स्टोन बेड फॉर जैन मॉन्क्स, यानी जैन भिक्षुओं के लिए इन्होंने स्टोन बेड का निर्माण करवाया, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इससे ये मालूम होता है कि आपके जो नेंदुजेलियन है वो वैदिक कल्चर के साथ साथ जैनिज्म को भी प्रमोट करते थे। आगे चलते हैं, अगले आते हैं आपके नल्लिव कोडन। ये भी पांड्या शासक हैं आपके, थोड़ा नाम जो है सुनने में ऐसे ही लगेंगे लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे हैं आपके नल्लिव कोडन। नल्लिव कोडन, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, नल्लिव कोडन, राइट। तो जो नल्लिव कोडन है ये जो आपके पांड्या डायनेस्टी हैं उनके लास्ट रूलर माने जाते हैं। ऐसा संगम साहित्य में से हमें ज्ञात होता है कि पांड्या डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन है, तो दैट इज द नल्लिव कोडन इज लास्ट किंग ऑफ पांड्या डायनेस्टी। तो लिख देता हूं मैं, नल्लिव कोडन यानी ही वाज द लास्ट किंग ऑफ या लास्ट रूलर दोनों लिख देते हैं, रूलर ऑफ पांड्या डायनेस्टी, ठीक है। इससे आगे अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि ऐसा माना जाता है पांड्या डायनेस्टी के अंतिम शासक माने जाते हैं नल्लिव कोडन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके चेर चोल पांड्य तीनों आपके जो है खत्म हो जाते हैं। अब आपका जो है तकरीबन टोटल एंशिएंट इंडिया पार्ट समाप्त हो गया है, उसमें मैंने जो है सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो मैंने पढ़ाया क्या क्या है आपको वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का प्राचीन इतिहास, ये एक्चुअली इसको संगम काल भी बोल देते हैं, इसको संगम पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि संगम साहित्य से ही हमें जो है एंशिएंट इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, स्पेशली साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया एंशिएंट इंडिया में, उसके बाद मैंने जो है ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड दोनों बताए हैं। फिर उसके बाद मैंने डायनेस्टीज बताई हैं, जिनमें आपकी हर एक डायनेस्टीज यानी 600 BC का इंडिया जो है आपका, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत क्या है वो बताया है। उसके बाद में मैंने आपको गुप्त डायनेस्टी पढ़ाई है, फिर उसके बाद गुप्तोत्तर डायनेस्टी पढ़ाई है। फिर मैंने प्री मेडिवल इंडिया यानी आपका एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया के बीच का जो पार्ट है, जिसको हम जो है पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, वो बताया है। फिर मैंने आपको जो है कन्नौज ट्रायंगल वॉर भी बताया है, कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष जो आपका गुर्जर प्रतिहार राजपूत और पाल शासकों के बीच हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया है राजपूत काल यानी राजपूत इन इंडिया के बारे में, उसमें जो जितनी भी राजपूत डायनेस्टी है मैंने सभी आपको करा दी है। और अंतिम ये था आपका संगम पीरियड, जिसको हम संगम काल कहते हैं। अब मैंने ये संगम काल भी आपका बता दिया है। तो यहाँ पे आपका एंशिएंट इंडिया टोटली जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद अब हम एंटर करने वाले हैं मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत में, ए हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, ठीक है। तो मेडिवल इंडिया
को हम जो है अगले लेक्चर में करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जो है भारत के बारे में जान लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि जिस टाइम यहाँ पे जो है अरेबिक और टर्किश आए कि भारत की स्थिति यानी सिचुएशन क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज और रूलर थे और कैसे जो है यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।